क्या ये पढ़ रहे थे क्या अपन? अरे परजीविता के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि अपन नेगेटिव इंटरेक्शन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। नेगेटिव इंटरेक्शन यानी कि ऋणात्मक अंतरक्रियाएं। अब बात नहीं करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। ऋणात्मक अंतरक्रियाओं में हमने परिभाषा के बारे में पढ़ा पहले, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि ऋणात्मक अंतरक्रियाएं 3 तरह से हो सकती है। पहली ऋणात्मक अंतरक्रिया का नाम था शोषण। किस नाम से जानते हो उसे? शोषण के नाम से जानते हैं। क्या शोषण में भी 2 तरह की अंतरक्रियाएं हो रही थी बेटा? एक का नाम था परजीविता और दूसरे का नाम क्या है? परभक्षण। तो शोषण 2 तरह से हो सकता है, एक होता है परभक्षण और एक होता है परजीविता। दूसरा हमने शोषण के अलावा हमने एमेंसेलिज्म के बारे में भी पढ़ा था। क्या एमेंसेलिज्म? अरे जिसमें एक जीव को हानि होती है और दूसरे को पता भी नहीं चलता है, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? तीसरा हमने बेटा नेगेटिव इंटरेक्शन में तीसरा जो तरीका है वो कंपटीशन था। क्या? स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा जिसे कहते हैं। तो इनमें से अपन पहला स्टार्ट कर रहे हैं परजीविता। और परजीविता के बारे में आप कुछ बातें पहले से जानते हैं बेटा। इसको किस चिन्ह से दर्शाएंगे अपन? क्या पॉजिटिव और पॉजिटिव से दर्शा सकते हैं क्या? तो फिर नेगेटिव और नेगेटिव से तो किससे दर्शाएंगे? नेगेटिव तथा पॉजिटिव से दर्शाएंगे बेटा। क्या ऐसा भी दर्शा सकते हैं क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही बात है। सामान्यतः अपन क्या जानते हैं कि परजीविता में कौन से जीव को फायदा होता है? छोटे जीव। इतनी बातें आप पहले से जानते हैं कि परजीविता में सामान्यतः छोटे जीवों को क्या मिलता है? फायदा, और बड़े जीवों को क्या होता है? नुकसान होता है। अब बेटा ये जो परजीविता है इसमें कुछ उदाहरण ही है, प्रकार तो क्या कहें अपन उनको, लेकिन इनके जो कुछ उदाहरण है उनको कुछ प्रकार में डिवाइड करके अपन पढ़ लेते हैं तो याद करने में आसान रहेगा। पहला जो परजीविता अपन पढ़ने जा रहे हैं उसे अपन कहेंगे बाह्य परजीविता। एक तरह से अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? परजीविता के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। परजीविता के प्रकार में पहला जो टाइप है उसे अपन क्या कहते हैं? बाह्य परजीविता। तो फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा बाह्य परजीविता। अरे इसकी परिभाषा तो बता दोगे ना तुम लोग? इसकी परिभाषा तो बता पाओगे ना परजीविता की? इसको देख के बताओ, देखे कैसे बताएंगे? एक लाइन मैंने आपको सबने कॉमन बताई है, वो बता देंगे। 2 जातियों के सदस्यों के मध्य होने वाली ऐसी अंतरक्रिया जिसमें भाग लेने वाली एक जाति के सदस्यों को लाभ मिले तथा दूसरी जाति के सदस्यों को हानि हो, परजीविता कहलाती बेटा। सामान्यतया परजीविता में छोटे जीवों को लाभ मिलता है और बड़े जीवों को हानि। ठीक है, अब अपन परजीविता के प्रकार समझने जा रहे हैं बेटा। पहला प्रकार है बाह्य परजीविता। क्या कहेंगे? बाह्य परजीविता। इसे अपन कहते हैं एक्टोपैरासिटिज्म। क्या कहते हैं बेटा? एक्टोपैरासिटिज्म। अरे आपने कभी मानवों पर जू जो रेंगती हुई रहती है बेटा उसके बारे में सुना है क्या? अरे बालों में जो जुएं हो जाती है उसके बारे में सुना है क्या? क्या आपने कभी कुत्ता देखा है? अच्छा, उस कुत्ते के ऊपर लगी हुई जो चिचड़ियां हैं वो देखी है आपने? भैंस के ऊपर भी लगती है क्या बेटा? गाय के ऊपर भी लगती है। यानी कि जो जंतुओं पर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उनकी बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं और वहां से उनका खून चूसते हैं बेटा। ठीक है, यानी कि जो उनसे पोषण लेने का काम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है बेटा? जिस जीव पर वो चिपके हुए हैं उससे क्या हानि हो रही है? क्या? बिल्कुल उससे हानि होगी। और जो चिपका हुआ है उसे फायदा होगा। अरे जो ब्लड सक कर रहा है उसको तो खाने के लिए भोजन मिल रहा है खून के रूप में, यानी कि रक्त के रूप में। वो तो उसके पोषक जीव से वो पोषण ले रहा है, और जो पोषक जीव है क्या उसको नुकसान हो रहा है? क्या? बिल्कुल हो रहा है। उसके ब्लड का लॉस हो रहा है। जैसे हमारे बालों में जो जुएं रहती है बेटा, कुछ समय के लिए रहेगी तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन पता चला 10-12 साल तक किसी व्यक्ति के सिर में जुएं हैं बेटा, तो क्या उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या? बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा बेटा। यानी कि उससे हानि हो रही है और जुए जो है उन्हें क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। ऐसा ही कुत्तों पर जो चिचड़ियां हैं, अरे सामान्यतः अपन देखते ही हैं जब किसी भैंस के यानी कि दूध देने वाला जो पशु होता है उसके चिचड़ियां हो जाती है ना, तो अपन क्या करते हैं? दवाई लाके लगाते हैं। जैसे ही उसके चिचड़ियां होती है बेटा उसका जो दूध देने का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, घट जाता है कुछ मात्रा में। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है नेगेटिव रूप से। जैसे ही अपन दवाई से उसको ठीक करते हैं वो वापस नॉर्मल हो जाता है। तो अपन क्या कर रहे हैं बाह्य परजीविता में? जैसे मानवों पर उदाहरण याद रखेंगे सर, मानवों पर क्या पाई जाती है बेटा? ठीक है,
और क्या हो सकता है बेटा? और क्या हो सकता है बेटा? इस चिचड़ी के जैसे ही माइट नाम का भी एक जीव होता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे जीव हैं जो किसी भी जीव की बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं और वहां से पोषण प्राप्त करते हैं। तो जो बड़ा जीव होता है उससे नुकसान हो रहा है और जो छोटा जीव है उससे फायदा हो जाता है। दूसरा अपन बात करते हैं बेटा अंतः परजीविता, बात करेंगे अंतः परजीविता। एंडोपैरासिटिज्म, ये क्या था बेटा? एक्टोपैरासिटिज्म, ये एक्टो है। और ये कैसा होता है? एंडोपैरासिटिज्म। अंतः परजीविता जो है इसमें अपन क्या देखेंगे बेटा कि कोई भी जीव छोटा जीव होगा लेकिन एक बड़े जीव के अंदर स्थित होगा। ये वाले एक्टोपैरासाइट कहाँ होते हैं? सतह पर, उसकी बाहरी सतह पर। ये हमें आंखों से दिखाई देते हैं बेटा बाहर से, लेकिन एंडोपैरासाइट हमें दिखाई नहीं देंगे। ये किसी जीव के अंदर उपस्थित होते हैं और उसके अंदर रह करके वहां पर उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि वहां से उसका पोषण ले रहे हैं बेटा। ठीक है, तो एंडोपैरासाइट में हमारे पास वो सभी जीव आ जाएंगे जो हमने डिजीज में पढ़े थे बेटा। डिजीज में जितने भी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, जितने भी रोग कारक जीव हमने पढ़े हैं वो सभी क्या है? एंडोपैरासाइट ही होते हैं बेटा। वो किसी मनुष्य के अंदर प्रवेश करते हैं और फिर वहां पर जाकर उससे पोषण लेते हैं और उस मनुष्य को क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो जितने भी डिजीज, रोग कारक जीव हमने पढ़े हैं वो सभी किस में आएंगे? अंतः परजीविता में। किस में आएंगे बेटा? अंतः परजीविता। ठीक है बेटा, इसमें बाह्य परजीविता में आपने कभी नाम सुना है क्या? अमरबेल, नाम सुना है अमरबेल? उस अमरबेल का नाम होता है कसकुटा। साइंटिफिक अपन उसे क्या कहते हैं बेटा? कसकुटा। तो ये जो कस के कुटा या कसकुटा है बेटा, ये क्या होती है, किस तरह से होती है उसको देखते हैं। एक बड़ा सा वृक्ष है बेटा, ये क्या है? एक बड़ा सा वृक्ष है। इसकी सतह पर यहाँ पर कौन चिपकी हुई है? अमरबेल। यहाँ कौन है? अमरबेल। इस अमरबेल या कसकुटा में बेटा ना ही तो पत्तियां होती है, इससे पहले अपन कट लताएं पढ़ चुके हैं। कट लताओं में खुद की जड़ें भी थी बेटा और खुद की पत्तियां भी थी और उनके पास प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल भी हुआ करता था। ठीक है, ये सारी बातें थी ना। राधा जाओ। हाँ, इधर देखेंगे एक्टोपैरासाइट की बात कर रहे थे अपन। एक्टोपैरासाइट अगर अपन पादपों में देखें तो पादपों में एक्टोपैरासाइट का एक उदाहरण हमारे पास क्या आता है? कसकुटा, जिसे अपन क्या कहते हैं? अमरबेल भी कहते हैं। ये अमरबेल क्या काम करती है? किसी पादप पर, जिस भी बड़े पादप पर ये चिपकी लिपटी हुई रहती है बेटा, उसी से अपना पोषण लेती है। अरे उसी से अपना पोषण ले रही है और वहीं से क्या लेती है? जल का अवशोषण भी करती है। तो बेटा इस बड़े पादप को क्या होता है? नुकसान। कोई छोटा मोटा पादप होगा तो बेटा वो निकट जाएगा। अरे कोई हल्का पादप होगा, हल्की कैनोपी वाला पादप होगा तो ये पूरा पोषण उसी से ले लेगी, तो बेटा उसके पास खुद के लिए पोषण बचेगा नहीं। तो छोटा पादप सामान्यतः क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसके कारण ज्यादातर ये हमें बड़े वृक्षों पर लिपटी हुई पाई जाती है। और इसे अमरबेल क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि ये एक पादप से, मान लो इधर दूसरा पादप है, एक पादप से दूसरे पादप पर पहुंचती जाती है ऐसे। ठीक है, इधर से काटोगे बेटा, यहाँ वाली वृद्धि कर रही है अपने आप। इधर से इसको समाप्त करने की कोशिश करोगे, इधर से पता चला एक और रूप निकल गई इधर से। ठीक है, तो ये लगातार आगे की तरफ बढ़ती रहती है, सामान्यतः नष्ट नहीं होती है, इसलिए इसे अपन क्या कह देते हैं? अमरबेल भी कह देते हैं। ठीक है, तो एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट की अपन बात करें तो इसमें सभी रोग कारक जीव आ जाएंगे। सभी रोग कारक जीव। क्या इसमें भी छोटे जीव को फायदा होता है बेटा? अरे मलेरिया का परजीवी कौन था? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। क्या वो प्रोटोजोआ हमारे अंदर रहता है बेटा और हमारे अंदर रह के हमें फायदा कर रहा है क्या? नुकसान कर रहा है, यानी कि एक तरह से परजीविता है बेटा, यानी कि हमें नुकसान हो रहा है और उस प्रोटोजोआ को क्या हो गया? फायदा हो गया। तो वो किसका उदाहरण है? अंतः परजीविता। परजीविता में कौन सी वाली परजीविता है? अंतः परजीविता। चलो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आपके लिए, और वो है अंड परजीविता। उसे अपन क्या कहते हैं? अंड परजीविता। क्या आपने कभी कोआ देखा है? कोआ पक्का देखा है? तो कैसा होता है? सफेद रंग का। तो
अच्छा काले रंग का। कोयल भी देखी होगी आपने, देखी है पक्का? ठीक है। क्या उसके जैसी सी दिखती है? अरे थोड़ा समानता है उनके अंदर। उन्हीं के अंदर अंड परजीविता पाई जाती है बेटा। उन्हीं दोनों के बीच का संबंध हमारे पास कौन सा संबंध है? अंड परजीविता। अंडे देने के लिए जो परजीविता वाला संबंध बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? अंड परजीविता बेटा। ध्यान से देखेंगे। क्या कोयल कभी घोंसला बनाती है क्या? नहीं बनाती है। घोंसला कौन बनाता है? क्या बनाता है? जो कौवा है बेटा वो घोंसला बनाएगा और घोंसले में अपने अंडे देता है। मान लो ये कोए का घोंसला है, ये क्या है? कोए का घोंसला है। इधर देखेंगे और इसके अंदर ये कौवे के अंडे हैं। ये क्या है? कौवे के अंडे। आप कौवा कौवा जो भी आप बोलना चाहो कोई बात है। क्रो क्रो फ्रोस्टी क्रो। सुनिए कहानी। ये है बेटा, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्रो, ये क्रो के एग है बेटा। ये क्रो का नेस्ट है, ठीक है? अब सही है क्या? इधर आइए बेटा। अब हमारे पास एक कोयल आती है बेटा और एक, अरे बातें नहीं, क्या बातें करने लग जाते हो? क्या हुआ? कोयल को क्या बोलते हैं? कोयल को क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता बेटा। कोयल को कोयल क्या मतलब? जो जरूरी नहीं है वो तो आपको याद रखना है कि कोयल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में। और अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये ब्रूड पैरासिटिज्म है। इसे क्या कहते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म। अभी 2 मिनट बाद फिर से पूछूंगा, याद रखना, ठीक है? इधर आइए। काम की बात क्या है बेटा? कोयल जो है वो कभी भी घोंसला नहीं बनाती। वो क्या करती है? कौवा जो होता है उसके घोंसले में जाती है और वहां पे अपने अंडे दे देती है। अब ऐसा थोड़ी है कि सर कोयल ही आके क्यों दे रही है, और भी पक्षी दे सकता है फिर तो। लेकिन बेटा दिक्कत ये है, और पक्षी जो, मान लो बेटा एक पक्षी आया और उसने इस तरह का अंडा दे दिया, कौवा आएगा बेटा? कौवा आएगा, पता चलेगा ये 2 तो अपने वाले, ये पता नहीं कौन है, लात मार के बाहर निकाल देगा इस घोंसले से। लेकिन कोयल के साथ क्या होता है बेटा? जो कोयल के अंडे होते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट कैसे दिखते हैं? जैसे कौवे के अंडे हैं। जैसे कौवे के अंडे होते हैं वैसे ही अंडे किसके तरह दिखते हैं बेटा? कोयल के अंडे भी किसके जैसे दिखते हैं? कौवे के अंडे। कौवे का मतलब है बेटा फीमेल क्रो। अब कौवे तो बोल नहीं सकते ना। हाँ, अब ऐसे बोले कोयल का भी बताओ, फिर तो कोयला। इधर देखेंगे, कोयल के जो अंडे होते हैं वो किसके अंडों के समान दिखाई देते हैं? कौवे के अंडे के समान दिखाई देते हैं। इसलिए कोयल आती है बेटा और किसके घोंसले में अपने अंडे रख के चली जाती है? कौवे के अंडे में, कौवे के घोंसले में अपने अंडे रख के चली जाती है। जब तक इनका परिपक्वन होगा बेटा, जब तक इनका परिपक्वन होगा, वो परिपक्वन करने का काम इन्हें सेहने का, सेहन कहते हैं। कौवा इन अंडों को सेहता है बेटा। सेहना मतलब इन्हें मैच्योर बनवाता है, ठीक है? एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रदान करता है जिससे इनके अंदर जो बच्चा बन रहा है वो डेवलप हो सके। इसे कहते हैं सहना, अंडे को सहना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 अंडे किसके आ गए अपने पास? कोयल के, और 2 पहले से किसके थे? कौवे के। क्या कौवे वाले परिपक्व होंगे या नहीं होंगे? होंगे। यानी कि 4 अंडे एक साथ क्या हो रहे हैं? मैच्योर हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं। एक यहाँ तक कि इसमें समानता पाई जाती है कि जिस दिन यहाँ से बच्चे निकलेंगे वो बच्चे भी कोयल के बच्चे और कौवे के बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं। तो कोयल बहुत समझदार है बेटा। जब तक वो उड़ने फिरने नहीं लग जाते तब तक लेने नहीं जाती इनको। अरे कोयल क्या करती है? जब ये मैच्योर हो जाएंगे अपने आप भोजन लेना शुरू कर देंगे, उड़ना फिरना शुरू कर देंगे बेटा, तब लेने पहुंचती है बेटा। इसलिए आपने देखा होगा कोयल और कौवे में लड़ाई होती हुई बहुत बार, है ना? तो ऐसा इसलिए होता है कि कोयल अपने अंडों को यानी कि अपने बच्चों को वापस लेने आती है, और जब ये अलग सी ध्वनि निकालते हैं तब पता चलता है इस कौवे को कि ये तो कुछ हो चुका है अपने साथ, है ना? ये अपने वाले नहीं है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, एक जीव को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हुआ है। अरे एक जीव को फायदा हुआ है, किस जीव को फायदा हुआ? यानी कि कोयल परजीवी है या पोषक है? परजीवी को फायदा होता है। तो कोयल यहाँ पे कौन सा स्थिति में है? परजीवी। परजीवी कौन है? कोयल। और कौवा क्या है? पोषक। यानी कि जो पोषण प्रदान करवाए वो क्या है? पोषक। तो कौवे को तो क्या हुआ है? हानि हो गई, और कोयल को क्या हो गया? फायदा हो गया। और कोयल को फायदा किसके लिए हुआ है बेटा? अंडे देने के लिए। ये जो परजीविता का संबंध बना है ये किस चीज के लिए बना है? अंडे देने के लिए। इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? अंड परजीविता, या फिर इसे कहेंगे अंग्रेजी में ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड का मतलब होता है अंड, ठीक है?
पैरासिटिज्म। हाँ अब क्या बोल रहे थे, अब बोलेंगे। जब छापो एक बार, छापते भी रहेंगे उसके बाद। बिल्कुल पता होगा। हाँ तो कोयल को पता होगा तो उससे क्या होगा? कौवे को पता नहीं होता कि इसने दो ही दिए हैं। अब बेटा ये पूछना पड़ेगा। मान लो उसे पता भी है कि मैंने दो ही दिए थे, ठीक है, लेकिन तीसरा आ गया एक और उसे अब ये लग रहा है कि अपने वाला कौन सा है इनमें से, तो किसको गिराए और किसको रखे, इसलिए सभी को रखना पड़ता है। कोयल का संस्कृत कहिए तो नहीं इसको तो अपन प्रोवस प्रोवस कह देते हैं। प्रोवस प्रोवस दो बार लिखेंगे। वंश प्रोवस है और जाति भी है। इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण लिखो। बातें नहीं। अब बेटा ये लिखा हुआ रहता है, अब इसको क्या बोलोगे? कौवा ही बोलते हैं। और मैं क्या बोल रहा था? तो ये कौवा ही है। अब आप में से कुछ इसको ऐसे भी लिखते हैं कौवा, तो ये गलत है, ठीक है। ये याद रखेंगे। हाँ मुकाबला ये। आपको एक बार जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये पैरासिटिज्म था बेटा, परजीविता। परजीविता में क्या हो रहा है? एक जीव को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। इसके उदाहरण ही ज्यादा जरूरी है, उदाहरण आप याद रखेंगे। ये जरूर याद रखेंगे बेटा। अमरबेल किस पर परजीवी है? जंतुओं पर या पादपों पर? दो शब्द आ रहे हैं। हाँ ये उदाहरण है, ये इसका है, बाह्य परजीविता का है, कस्म का। मेरी बात सुनेंगे बेटा। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो, अरे बात नहीं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जंतुओं की बाहरी सतह पर चिपके हुए रहते हैं, उन्हें अपन कहेंगे बेटा जंतु परजीवी। क्या कहेंगे? जंतु, ठीक है। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पादपों की बाहरी सतह पर है, उन्हें अपन क्या कह देंगे? पादप परजीवी कह देंगे। तो ये हमारे पास अधिपादप और अधिजंतु होते हैं। क्या? अधिपादप ऐसे जंतु जो पादपों पर जुड़े हुए हैं, उन्हें तो अपन क्या कह देंगे? अधिपादप। और ऐसे जंतु जो किसी दूसरे जंतु की बाहरी सतह पर जुड़े हुए रहेंगे, उन्हें अपन क्या कहेंगे? अधिजंतु। चलो आगे बढ़ जाए। तो ये परजीविता के बारे में कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा नेगेटिव इंटरेक्शन कौन सा है हमारे पास? क्या एमेंसलिज्म है क्या बेटा? एमेंसलिज्म की बात करते हैं। पहले एमेंसलिज्म पढ़ेंगे फिर इसको। अंतरजातीय परजीविता कहते हैं क्या एमेंसलिज्म को? तो हेडिंग लगाएंगे अंतरजातीय परजीविता। अरे बेटा बातें नहीं करेंगे, अंतरजातीय परजीविता की बात करेंगे, जिसे अपन एमेंसलिज्म भी कह रहे हैं। अंतरजातीय परजीविता। चलो इसको बताओ कैसे, कौन सा प्रतीक काम में लेंगे? किससे दर्शाएंगे? नेगेटिव और या उदासीन से दर्शा दें। यानी कि एक को नुकसान हो गया और एक को पता भी नहीं चला। जिसने नुकसान किया क्या उसको पता चलेगा? नहीं। जिसका नुकसान हुआ उसको तो पता चलेगा ना। जिसका नुकसान हो रहा है उसको तो पता चलना ही है।
इस एमेंसलिज्म या अंतरजातीय परजीविता को समझने के लिए बेटा आप उस दिन को याद करेंगे जिस दिन हमने प्रथम एंटीबायोटिक को खोजा था। किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन सा था वो प्रथम एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन था क्या? पेनिसिलिन की खोज मतलब पेनिसिलिन का निर्माण किस जीव ने किया था? पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक कवक था बेटा, उसने पेनिसिलिन नाम का एक पदार्थ बनाया था, उसको अपन ने प्रतिजैविक कहा था पहला। ठीक है, तो याद करो बेटा, क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी प्रयोगशाला के बाहर कुछ दिनों के लिए चले गए थे? उससे पहले वो किस पर काम कर रहे थे? बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। क्या उस बैक्टीरिया का नाम स्टेफाइलोकोकस ओरियस था? पढ़ चुके हैं अपन बेटा। तो एक बैक्टीरिया था बेटा, उसका नाम क्या है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस नाम का एक बैक्टीरिया था बेटा। अब देखो बेटा, इस स्टेफाइलोकोकस ओरियस की जो खाली प्लेट्स थी बेटा, उनके ऊपर एक कवक एक मोल्ड वृद्धि कर रहा था और उस कवक का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था उसका? पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक कवक था बेटा। क्या इस पेनिसिलियम नोटेटम ने कुछ पदार्थ स्रावित किए थे? अरे कुछ विषाक्त पदार्थ स्रावित किए थे क्या? यानी कि इसने एक पदार्थ स्रावित किया बेटा, उस पदार्थ का नाम क्या था? पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन। तो इसने क्या कौन सा पदार्थ स्रावित कर दिया बेटा? पेनिसिलिन। क्या ये बेटा चाह करके ऐसा कर रहा है क्या? ये पेनिसिलियम नोटेटम चाह करके ऐसा कर रहा है क्या कि मुझे इसको मारना है? नहीं बेटा, ये प्राकृतिक रूप से इस पेनिसिलियम नोटेटम के अंदर एक रसायन एक पदार्थ बनता है जिसका नाम क्या है? पेनिसिलिन है बेटा। लेकिन इस पेनिसिलिन के क्षेत्र में मान लो ये पेनिसिलियम नोटेटम का एक समूह है, ये पेनिसिलियम नोटेटम का एक समूह है बेटा। ये इतनी दूर में से क्या कर रखा है? इसने पेनिसिलिन छिड़क रखा है, यानी कि इसके शरीर से पेनिसिलिन निकल रखा है। ठीक है, अब बेटा इसके क्षेत्र में इस पेनिसिलियम नोटेटम के जहां जहां पर ये पेनिसिलिन फैली हुई है उस क्षेत्र में कोई भी बैक्टीरिया आएगा बेटा, क्या निपटा दिया जाएगा? अरे इसके क्षेत्र में कोई भी आएगा वो मर जाएगा बेटा। क्या ऐसा इसको पता है क्या? नहीं, इसको पता नहीं है, यानी कि इसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो आ रहा है उसके तो पड़ रहा है ना बेटा, वो तो निपट जा रहा है ना। अरे मर रहा है या नहीं मर रहा? तो इसी तरह की कुछ घटना हुई थी बेटा। इस स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया किसके द्वारा मार दिए गए थे? इस पेनिसिलिन के द्वारा। और इसको पता भी नहीं था बेटा, पेनिसिलियम नोटेटम को पता भी नहीं चलता है। तो इस प्रकार के संबंध में क्या होता है बेटा? मान लो कोई जीव है, कोई जीव ए है, ये ए जीव है बेटा। ये ए जीव क्या कर रहा है? कोई रसायन छिड़क रहा है या कोई रसायन उत्पादित कर रहा है, रसायन उत्पादन कर रहा है बेटा प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से क्या कर रहा है? नेचुरली कोई रसायन उत्पादित कर रहा है बेटा। लेकिन ये रसायन किसी जीव बी को क्या कर रहा है? मार रहा है। जीव बी की क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु। इस प्रकार का जो संबंध बनता है जिसमें कि ये तो क्या रहा बेटा? उदासीन। ये क्या रहा? उदासीन। इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इस जीव बी को क्या हो चुकी है? क्या हानि हो चुकी है क्या? इसी प्रकार के संबंध को अपन कहते हैं अंतरजातीय परजीविता या एमेंसलिज्म। ठीक है, जिसमें एक जीव का नुकसान हो जाए और दूसरे को पता भी नहीं चले। ठीक, छापेंगे इसको। इसके उदाहरण में आप लिख लेंगे जितने भी प्रतिजैविक पदार्थ हैं वो किस में आएंगे? एमेंसलिज्म में। अब प्रतिजैविक में आपको किसी भी एंटीबायोटिक का नाम लिख के दे सकता है वो। ठीक है, तो कोई भी एंटीबायोटिक अगर आपको किसी भी दवाई का नाम लिखा हुआ मिले एग्जाम में तो क्या समझेंगे किसका उदाहरण है? एमेंसलिज्म का। अरे कोई भी एंटीबायोटिक दवाई अगर आपको प्रतिजैविक कोष भी एग्जाम में उदाहरण के रूप में मिले तो क्या समझोगे वो किसका उदाहरण है? एमेंसलिज्म का है। मिटा दिया जाए।
अध्ययन में भी एक चुटका दिखाएं जिस तरह से आप अन्य कामों में दिखाते हैं। हंसने की बात नहीं है। चलो मिटाइए जाए। बाद अपन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, जीव प्रौद्योगिकी। जल्दी जल्दी लिखो। छाप लिया क्या? जल्दी जल्दी लिखो। हाँ ये बच्चा, ये वर्षा शर्मा आप ही हो क्या? भेज रखा आपने गेमिंग गेमिंग जो है मैंने डिलीट किया है बेटा, उसको आपने भेजा है कुछ? सर ये भेदभाव नहीं चलेगा। तुम्हारे कलम भी होने चाहिए बेटा वैसे। इधर 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 हटा दिए गए। आवाज नहीं, आवाज क्या बेटा? हमारे पास नेगेटिव इंटरेक्शन में लास्ट बचा हुआ है कौन सा? प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा जिसे कहते हैं। तो कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे आज और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। क्या हमारे पास नेगेटिव इंटरेक्शन में लास्ट प्रतिक्रिया या पारस्परिक क्रिया जिसका नाम क्या है बेटा? स्पर्धा या कंपटीशन बचा हुआ है। तो स्पर्धा को कैसे प्रदर्शित करते हैं मुझे बताएंगे आप? क्या नेगेटिव और नेगेटिव से दर्शाते हैं? ठीक है, तो इसकी परिभाषा बताओ मुझे बोल के। स्पर्धा की परिभाषा बताएंगे। ठीक है ठीक है। बेटा इस कंपटीशन को होने के लिए पुराने साइंटिस्ट अलग तरीके से सोचते थे और आज के जमाने के वैज्ञानिक इस कंपटीशन को अलग तरह से देखते हैं। तो पहले वाले वैज्ञानिक जो थे वो हमें क्या बता के जा चुके हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले हमें ये कहा जाता था कि कंपटीशन होने के लिए संसाधन सीमित होने चाहिए। मान लो बेटा यहाँ पे क्लास में आप 50 बच्चे हो और आपके पास समोसे लाए जाए 10 और फिर आपको एक जगह पे रख के कह दिया जाए कि टूट पड़ो, तो कंपटीशन बढ़ चुका है। क्यों हो रहा है कंपटीशन? क्योंकि संसाधन सीमित है। अगर समोसे भी 50 ही होते और बच्चे भी 50 ही होते तो क्या तब कंपटीशन होता क्या? अभी के हिसाब से तो ये मान के चलेंगे कि नहीं होता, लेकिन होता है। कोई बच्चा ऐसा भी होगा तो क्या करेगा? मुझे तो 2 चाहिए, है ना? तो फिर भी हो सकता है। लेकिन आज के लिए अभी क्या याद रखेंगे कि जब संसाधन सीमित होते हैं तभी क्या होता है? कंपटीशन होता है, तभी स्पर्धा। बातें नहीं पीछे। जब संसाधन सीमित होंगे तभी क्या होता है बेटा? स्पर्धा होती है। ऐसा पुराने मत के अनुसार माना जाता है। स्पर्धा का पुराना मत हमें क्या बताता है कि स्पर्धा होने के लिए क्या होना चाहिए? स्पर्धा होने के लिए संसाधन कैसे होने चाहिए बेटा? संसाधन सीमित होने चाहिए। ये किस मत के अनुसार अपन बात कर रहे हैं? नए मत के अनुसार या पुराने मत के अनुसार? पुराने मत के अनुसार। दूसरा बेटा, पहले वाले साइंटिस्ट हमें ये भी बता के गए हैं कि कंपटीशन, समोसों के लिए कंपटीशन आपके बीच में, निकट संबंधी जातियों के बीच में ही हुआ है। अरे एक ही जाति है, उसके अंदर हो रहा है कंपटीशन। ठीक है, तो ये क्या कहते थे कि जब भी कंपटीशन या स्पर्धा होगी तो उसके लिए जातियां जो है वो आपस में निकट रूप से संबंधी होनी चाहिए। तो कंपटीशन कैसी जातियों के बीच में होता है? निकट संबंधी जातियों के बीच में। ये 2 मत किसके बारे में बताते हैं हमें बेटा? कि पहले स्पर्धा के बारे में अपन क्या जानते थे। तो स्पर्धा के बारे में पहले ये बताया गया कि स्पर्धा होने के लिए अगर कहीं पे भी स्पर्धा हो रही है तो तब ही हो रही होगी जब वहां पे संसाधन कैसे रहे होंगे? सीमित रहे होंगे। असीमित संसाधनों की स्थिति में कंपटीशन हो ही नहीं सकता, ऐसा पहले माना जाता था बेटा। आज के समय में ऐसा नहीं है, लेकिन अपन ये याद रखेंगे कि पुराना मत हमें क्या क्या बातें बताता था। दूसरा बेटा, कंपटीशन होने के लिए जातियों का क्या होना चाहिए? निकट रूप से संबंधी होना आवश्यक है। यानी कि जो दूर दूर की जातियां हैं उनके बीच में कंपटीशन नहीं हो सकता, ऐसा पुराना मत हमें कहता था। अब अपन आ जाते हैं कंपटीशन के आधुनिक मत के अनुसार। वर्तमान समय में
वर्तमान समय में अपन क्या मानता है बेटा कि कंपटीशन संसाधनों के असीमित होने पर भी हो सकता है। कंपटीशन या स्पर्धा संसाधनों के असीमित होने पर भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो बेटा मेडिकल कॉलेज में सीट है 1 लाख और जितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो भी कितने हैं? 1 लाख। यानी कि संसाधन पर्याप्त है, हमारे पास संसाधन पर्याप्त है, लेकिन फिर भी क्या कंपटीशन होगा? क्या कैसे होगा? मैंने कहा 1000 बच्चे हैं और 1000 सीट है, क्या कंपटीशन होगा? होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे मुझे तो एसएमएस ही चाहिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि वो पर्टिकुलर एक कॉलेज के लिए ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो क्या वहां के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा? यानी कि संसाधन असीमित होने पर भी क्या हो सकता है? कंपटीशन हो सकता है बेटा। तो ये बात हमें कौन बताता है? या स्पर्धा के बारे में जो वर्तमान मत है वो हमें क्या कहता है कि संसाधनों के असीमित होने पर भी क्या हो सकती है? कंपटीशन हो सकती है। तो यहां पर लिख सकते हैं संसाधन, बात है नहीं? संसाधन असीमित होने पर भी क्या हो सकता है बेटा? होने पर भी स्पर्धा हो सकती है। और दूसरा बेटा इस दूसरी बात का विरोध करता है। पहले क्या बताया गया था कि कंपटीशन केवल निकट संबंधी जातियों के मध्य ही होगा, लेकिन आज के समय में अपन क्या जानते हैं कि कंपटीशन के लिए जातियों का निकट रूप से संबंधी होना आवश्यक नहीं है। कंपटीशन होने के लिए जातियों का निकट रूप से संबंधी होना आवश्यक नहीं है। दूसरा पॉइंट भी लिख लेंगे, जातियों का अपन कब मानेंगे कि एक क्षेत्र में रहने वाली 2 जातियों के बीच में स्पर्धा हो रही है? मान लो बेटा ये जाति ए है, ये इधर एक जाति ए रह रही है और इसी के साथ एक और जाति यहाँ पे बी निवास कर रही है। यदि इस ए जाति की उपस्थिति में इसकी योग्यता पर, इस बी जाति की योग्यता पर कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है, क्या कहा मैंने? इस जाति ए की उपस्थिति में यदि इस जाति बी की योग्यता में कोई भी कमी हो रही है तो अपन क्या समझेंगे कि यहाँ इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कंपटीशन चल रहा है। क्या इसकी योग्यता में ही केवल कमी होगी? क्या इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या पड़ेगा बेटा? हो सकता है इसकी योग्यता में कम कमी हुई हो और इसकी योग्यता में ज्यादा कमी हो, लेकिन प्रभाव तो दोनों के ऊपर आएगा बेटा। तो किसी एक जाति की उपस्थिति में यदि किसी दूसरी जाति की योग्यता में, अब योग्यता को बेटा डार्विन ने जनन संबंधी योग्यता माना था। डार्विन ने योग्यता, जातियों की योग्यता किसको बताया? हमें जनन संबंधी योग्यता। कहने का मतलब है कि दोनों जातियां अगर एक साथ रह रही है तो इनमें से मान लो बेटा ये जाति पहले जब अकेली रहती थी तब एक मंथ में 100 बच्चे पैदा करती थी। ध्यान से देखेंगे, जब ये जाति इस क्षेत्र में अकेली थी बेटा, तब जबकि कोई कंपटीशन नहीं था, तब एक महीने में कितने बच्चे पैदा कर रहे थे बेटा? 100। अब पता चला जैसे ही जाति बी आ गई बेटा इस क्षेत्र में, यानी कि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। इसका पता कैसे चलेगा बेटा? अब एक महीने में ये केवल 10 ही बच्चे पैदा कर पा रहे हैं, ये केवल 10 ही बच्चे पैदा कर पा रहे हैं, यानी कि इनकी जनन संबंधी योग्यता प्रभावित हो चुकी है बेटा। और ऐसा होते ही अपन क्या समझेंगे कि क्या शुरू हो चुका है? कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो स्पर्धा के लिए अपन क्या मानते हैं बेटा? स्पर्धा कब हो रही है ये हमें कैसे पता चलेगा? जब किसी एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में प्रभावित होती है तो अपन क्या मानेंगे कि वहां पे क्या चल रहा है? कॉम्पिटिशन चल रहा है। ये लिखे होगा आपने यहाँ तक? इसको क्या लिखो? ये इसको लिखो, लाइन लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ स्पर्धा के बारे में लिखेंगे। किसी जाति की उपस्थिति में, किसी जाति की उपस्थिति में अन्य जातियों की योग्यता
किसी जाति की उपस्थिति में अन्य जातियों की योग्यता, अब ब्रैकेट में लिखेंगे प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर, प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर योग्यता, ब्रैकेट बंद कर देंगे, यदि घट जाती है, यदि घट जाती है, क्या लिखा आपने, किसी जाति की उपस्थिति में यदि अन्य जातियों की योग्यता, ब्रैकेट में प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर यदि घट जाती है तो उनके मध्य स्पर्धा, स्पर्धा हो रही होगी, तो उनके मध्य क्या हो रहा होगा बेटा, स्पर्धा यानी कि कंपटीशन हो रहा होगा। ये कंपटीशन के बारे में कुछ बातें थी। अब अपन इसके कुछ उदाहरणों की बात करेंगे और उनमें कुछ नियम है, 2 नियम होंगे बेटा, 2 नियम के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है। आज आप होमवर्क करके लेके आए होंगे जो मैंने भेजा था आपको। चलो इधर देखो, पहले इस स्पर्धा में ही इस स्पर्धा को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आए बेटा जिनका नाम था गॉस। क्या नाम था? गॉस ने एक नियम दिया बेटा, गॉस का स्पर्धी अपवर्जन नियम। क्या नाम था? स्पर्धी अपवर्जन नियम। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो 3 जगह से इंटरेक्शन में बेटा। पहला साहूकारिता, दूसरा जिसे अपन ने कहा था कमेंसलिज्म, अरे जिसमें कटलताएं पढ़ा हमने, जिसने लाइकेन सवाल पढ़े अपन ने, या फिर म्यूचुअलिज्म था, यानी कि साहूकारिता, कमेंसलिज्म और कंपटीशन, यही 3 जगह से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। और तो आसान ही है सब कुछ, तो उदाहरण जब भी याद करो तो इन 3 के उदाहरण आपको पूरे याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस स्पर्धा की बात कर रहे हैं, स्पर्धा में एक नियम दिया गया बेटा, किसने दिया? गॉस ने। क्या नियम दिया? गॉस का स्पर्धी अपवर्जन नियम। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये बताया कि जब भी किसी क्षेत्र में रह रही जातियों के बीच में यदि कोई कंपटीशन चल रहा है बेटा, किसी क्षेत्र में रह रही जातियों के बीच में यदि कोई कंपटीशन चल रहा है तो स्पर्धा में उत्तम जाति, यानी कि जिसकी जनन योग्यता ज्यादा है बेटा, वो निम्न रूप से स्पर्धा में शामिल जाति को क्या कर देगी? 2 काम कर सकती बेटा। क्या कहा मैंने? गॉस ने हमें क्या बताया? एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र में मान लो 2 जातियों का उदाहरण लेके अपन समझते हैं। जो 2 जातियां रह रही है बेटा, इनमें से ए जाति जो है वो उत्तम जाति मानी गई है स्पर्धा के रूप में। इसको अपन ने क्या मान लिया कि ये अच्छी जाति है, ये डोमिनेंट है, ये प्रभावी है। डोमिनेंट का मतलब इसका प्रभाव ज्यादा है, ठीक है। और बी वाली जाति को अपन ने क्या मान लिया बेटा कि ये स्पर्धी रूप से निम्न जाति है। ये कैसी जाति है? निम्न जाति। तो गॉस ने हमें क्या बताया कि ये ज्यादा देर तक ऐसा इनके बीच में चल नहीं पाएगा। क्या होगा? इनमें से जो स्पर्धी रूप से उत्तम जाति होगी बेटा, वो स्पर्धी रूप से निम्न जाति को या तो बेटा मार देगी, यानी कि समाप्त कर देगी। तो क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। या फिर ये क्या करेंगे बेटा, ये बी वाली जातियां मिलकर के ए वाली जातियां मिलकर के पूरे बी वाली जातियों को क्या कर देगी? एक सीमित क्षेत्र में विस्तृत कर देगी। क्या कहा मैंने? या तो इनको समाप्त कर दिया जाएगा बेटा, या तो इनको समाप्त कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। या फिर क्या हो सकता है दूसरा तरीका बेटा, अगर किसी को मारने के लिए आप दौड़ोगे तो बेटा क्या वो भागता है और उनको भगा भगा के एक कोने में सिमेट दिया बेटा, ऐसा भी किया जाता है। तो 2 काम हो रहे हैं, या तो उन्हें मार दिया जाए या उन्हें एक सीमित क्षेत्र में वितरित कर दिया जाए। तो कौन सी जाति को मार दिया जा रहा है और कौन सी जाति को सीमित क्षेत्र में वितरित कर दिया जा रहा है? स्पर्धी रूप से उत्तम को या स्पर्धी रूप से निम्न जाति को? स्पर्धी रूप से निम्न जाति को। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, गॉस ने क्या कहा था? यदि किसी क्षेत्र में कंपटीशन हो रहा है और वहां स्पर्धी रूप से उत्तम जाति भी है और स्पर्धी रूप से निम्न जाति भी है, तो बेटा हमेशा स्पर्धी रूप से उत्तम जाति
स्पर्धी रूप से निम्न जातियों को या तो समाप्त कर देती है या उनका वितरण एक सीमित क्षेत्र में वितरित कर देती है। इसे ही कहते हैं गॉसे का स्पर्धी अपवर्जन नियम। यही क्या है? गॉसे का स्पर्धी अपवर्जन नियम बेटा। अपवर्जन का मतलब होता है निकाल देना, एग्जिट कर देना। किसको? कॉम्पिटिटर को। स्पर्धी मतलब कॉम्पिटिटर को। तो जो कंपटीशन में अव्वल जाति है उसने कंपटीशन में लो जाति को क्या कर दिया बेटा? निकाल दिया है। एक क्षेत्र से, एक पर्टिकुलर एरिया से निकाल दिया है और एक निश्चित क्षेत्र में सीमित कर दिया, या फिर इन्हें समाप्त भी कर सकती है। इसी को फिर क्या कहते हैं? गॉस का स्पर्धी अपवर्जन नियम। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन आप लिखेंगे, ये नियम लिख के बाद में इसकी परिभाषा लिखेंगे। गॉस के अनुसार स्पर्धा में भाग लेने वाली जातियों में से स्पर्धी रूप से उत्तम जाति स्पर्धी रूप से निम्न जातियों को समाप्त कर देती है या उनका वितरण एक सीमित क्षेत्र तक कर देती है, या उनका वितरण एक सीमित क्षेत्र तक कर देती है, क्षेत्र में कर देती है, ऐसा वो सीमित क्षेत्र में कर देती है। तो ये क्या है बेटा? गॉस का स्पर्धी अपवर्जन नियम। 5 मिनट से ज्यादा का आपका ये चैप्टर बचा हुआ नहीं है, जिसमें अपने को पढ़ना है मैकार्थर का संसाधन विभाजन नियम। ठीक है, तो अगली क्लास में अपन नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप बेटा।